Hello guys, welcome to our YouTube channel Acme Study. This is Ankita Jharkhadia and today we are going to discuss the important topic of CDP, that is Child Development and Pedagogy. In other words we can say it's psychology. And सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि साइकोलॉजी का क्या रोल प्ले होता है इन दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। चाहे आपका सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे स्टेट टीईटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे एनवीएस हो, साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, है ना। ये एटलीस्ट आपका मिनिमम 30 मार्क्स का तो आता ही है ना। 30 मार्क्स तो मिनिमम आपके हैं ही। एंड एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊंगी, जैसे इंग्लिश पेडागोजी हुई या फिर मैथ्स पेडागोजी हुई, ईवीएस पेडागोजी हुई, ये सारे सीटीईटी में, स्टेट टेट्स, यूपीटीईटीज, इन सब में आते ही हैं। तो हमारा काफ़ी बड़ा ब्रॉड जो पोर्शन है वो हमारा इस चीज़ से डिस्कस होगा। तो हम सबसे पहले आज हमने उठाया है इंटेलिजेंस टॉपिक। ठीक है, इंटेलिजेंस टॉपिक में क्या होगा कि हम एटलीस्ट, ये क्या थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें 5 to 6 पार्ट्स हम लेके आएंगे और इसमें सारी थ्योरीज़ कवर करेंगे हम, जितनी भी थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारा हम पढ़ेंगे विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस देखेंगे कि क्या है, एंड आफ्टर इंटेलिजेंस वी विल गो थ्रू वन बाय वन ईच एंड एवरी टॉपिक, है ना। सिलेबस का जितना भी टॉपिक है, जस्ट लाइक लर्निंग हो गया या जितनी भी थ्योरम्स हो गई तरह तरह की जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दी है, वो सब भी हम ओवरऑल कवर करेंगे। एंड इसमें हम ओवरऑल साइकोलॉजी का वन बाय वन पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो कि आपका सीटीईटी हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे स्टेट टेट्स हो, वो सारा का सारा आपका पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा। इतना आपके लिए पढ़ना सफिशिएंट होगा, है ना। और फिर प्रैक्टिस तो आपको खैर करनी ही है, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एटलीस्ट 25 मार्क्स का तो हम इसमें करवा ही दें। बाकी 5 मार्क्स आपके थोड़े एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है ना। व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। यहाँ पे एक सबसे पहले पहले हम पढ़ेंगे एल्फ्रेड बिनेट, जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी स्टडी की है। उन्होंने इंटेलिजेंस को क्या नाम दिया है, उन्होंने कहा है कोई भी अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसके अंदर 3 क्वालिटीज़ ज़रूर होंगी। सबसे पहली, जज वेल, वो काफ़ी अच्छे से जजिंग पावर उसकी काफ़ी अच्छी होगी, कि मान लीजिए कोई अगर सामने इंसिडेंट हो रहा है तो वो जज कर सकेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है ना। मतलब कि इसमें जजिंग पावर होनी चाहिए आपके पास कि राइट एंड रॉन्ग को आप जज कर सको, राइट को राइट एंड रॉन्ग को रॉन्ग समझ सको। नहीं तो कई लोग होते हैं जज ही नहीं कर पाते, वो अपने आप को ही जज नहीं कर पाते हैं ना। तो आपके अंदर जजिंग पावर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने काफ़ी शैतानी की है, ठीक है, तो टीचर ने उसको बुलाया कि बेटा तुमने ये शैतानी की है, तुमने गलत किया। अगर वो बच्चा समझदार है तो वो बच्चा क्या करेगा, समझ जाएगा कि हाँ ये मेरी गलती थी, आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर वो बच्चा समझदार नहीं है तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, रेबेलियन वे में लेके जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, नफ़रत के वे में लेके जाएगी, ये मैम तो मुझे फालतू में डांट रही हैं, मेरी तो गलती ही नहीं है। तो ये जो चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप समझ सको कि आपने जो कुछ भी मतलब आपको समझाया जा रहा है वो आप समझ पा रहे हो। जैसे कि अभी मैं ये टोटली पूरा जो भी रीड कर रही हूँ, आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अच्छा है। तो ये तो हो गई दूसरी चीज़। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है रीज़न वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, एंड आप पढ़ रहे हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। तो आपके पास एम होना चाहिए, है ना। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। ये नहीं है कि एमलेसली बस करते ही जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बस हमको तो मुंह में आया, मन में जो भी आया तो वो मुंह उठा के कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो हमारे एक तरीके से रीज़न होना चाहिए हर चीज़ का, और आपके पास एक ठोस रीज़न होगा तो आप उतने ही प्रॉपरली आप उस पर काम कर सकेंगे। तो एल्फ्रेड बिनेट जो थे, उनका जो सीधा सा मतलब था कि जजिंग पावर अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, एंड रीजनिंग आपकी अच्छी हो, कि आप कोई भी कारण जो है, जो भी काम कर रहे हो, अच्छे से सोच समझ कर करो। ओके, द नेक्स्ट वन जो वेशलर थे, उन्होंने क्या कहा, ये दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट थे, महान साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इंटेलिजेंस को फंक्शनैलिटी का नाम दे दिया। फंक्शनैलिटी से ही मतलब समझ में आता है कि फंक्शनैलिटी क्या है। यहाँ पर सीधी सी बात है, मल्टीटास्किंग, है ना। आपकी सोच जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट बी रन इन द डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब आप हर तरीके से सोचें,
कि क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसका और क्या तरीका हो सकता है ना। तो एक तरीके से दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट सोसाइटी में जब वो जाता है, अपने ग्रुप के पीयर ग्रुप्स के साथ जब खेलता है, तो वो उतनी अच्छी तरीके से एडेप्ट नहीं कर पाता है। बच्चे सब कुछ खेल रहे हैं, उसका मन ही नहीं हो रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये उसका इंटेलिजेंस लेवल वीक पड़ गया है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस चीज़ में एडेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। एक इंसान को इनके अकॉर्डिंग, वेशलर के अकॉर्डिंग, एक इंटेलिजेंसी लेवल को हम वो बोलेंगे कि किसी भी इंसान को पानी की तरह होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ द वाटर, कि जिस भी वेसल में आप डालो वो उसी का फॉर्म ले ले, है ना। चाहे आप मटके में डालो, चाहे आप ग्लास में डालो, उसी की तरह एक तरीके से एडेप्ट कर लें। तो इनके हिसाब से इंटेलिजेंस लेवल तब शो होता है जब आप एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, अपने आसपास के माहौल में, अपनी सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं, आप उनको अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के फॉलो कर रहे हो, एंड एक आइडल सिटीजन बन रहे हो, है ना। तो दैट इज़ इंटेलिजेंस। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? काफ़ी सारी है। यहाँ पर आप थोड़ा सा एक चीज़ समझिए, ये हम यहाँ पे थ्योरीज़ जो हैं सिर्फ सेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन। थ्योरीज़ तो अभी हम आगे आने वाली जो पार्ट 1 पार्ट 2 आएंगे, उसमें हमें थ्योरीज़ पढ़नी है इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन लेके चल रहे हैं कि इंटेलिजेंस की क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, तो दो तरीके से हम थ्योरीज़ को, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज़ हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ साइकोमेट्रिक एंड द सेकेंड वन इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक में क्या है, इट इज़ अ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़, है ना। जैसे कि एग्रीगेट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन, है ना। तो किसी भी इंसान की एबिलिटीज़ का कलेक्शन, ये बोल सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा टफ समझ में आएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में, उसको हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखाया, तो वो सीख गया। आप किसी भी तरीके का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप उसे दोगे, वो हाल के हल करके आपको सॉल्व करके दिखा देगा कि भाई इस तरीके से होता है। तो अब क्या होगा, जब उसको आप नेक्स्ट डे, 1 महीने बाद दोगे, 3 महीने बाद दोगे, अगर उसने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो बता दें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि वो कुछ एक्स्ट्रा अपने माइंड का यूज़ कर रहा है। उसको जितना सिखाया गया है वो उतना ही काम कर रहा है। तो दिस इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, जो कि थिंकिंग एबिलिटीज़, मतलब ये हमारे डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं, डेली रूटीन में हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, जो चीज़ें हमें डायरेक्टली अपने आप ही हमारे अंदर आ जाए, वो आ जाता है साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर। ओके, एंड द सेकंड, अब डिफरेंस आप समझिएगा तो अपने आप आपको क्लियर होगा। सेकंड इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसमें क्या है, देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है, इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। समझिए, इसमें क्या है, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड फील्ड है, एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंक्लूड होती है कि आप प्रैक्टिकली आपको कितनी नॉलेज है। मान लीजिए कि वही बच्चा है जिसको प्लस माइनस तो बहुत अच्छे से आ रहा था, लेकिन वही जब वो बाहर जा रहा है, या उसकी लाइफ में अगर कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि क्या करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो नहीं कर पा रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए उसके फ्रेंड्स, कि ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। अब दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, वो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये उसकी क्या, डेली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना उसको, बच्चे को आना चाहिए। सीधी सी बात ये है। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप डेली लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उनको अच्छे तरीके से फेस कर सको एंड ईजिली सॉल्व कर सको। तो इसमें बच्चा अपना जो है माइंड यूज़ करता है। ठीक है, इसमें बच्चे को अपना माइंड टोटली यूज़ करना पड़ता है कि भैया क्या है, किस तरीके से हमें करना है, क्या करना है। एंड साइकोमेट्रिक में कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट नहीं डालना होता है, जो भी रहता है बच्चा अपने आप ही कर लेता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी है ये दी है लुइस थर्स्टन ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 3-4 बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, कि कौन कौन सी एबिलिटीज़ होना चाहिए इंटेलिजेंस के को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें ये इनमें से ऑप्शंस आते हैं कि ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा, या ये ऑप्शन होगा। तो वो हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ईजिली समझ सकें, ताकि हमारे माइंड में फीड हो जाए।
देखिए, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब कोई भी अगर इंसान अगर इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ होंगी ही होंगी। क्या क्या होना चाहिए वो? सबसे पहले तो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, ग्रेस्पिंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रेस्पिंग मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो न्यू न्यू वर्ड सीख रहा होता है कि भाई हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं, मिल्क बोलते हैं, इसको कर्ड बोलते हैं, या इसको टॉय बोलते हैं। वो नई नई चीज़ें सीख रहा होता है, तो ये क्या वो ग्रेस्प कर रहा है ना। तो ये उसका इंटेलिजेंस लेवल है, जो कि ऑटोमेटिकली साइकोमेट्रिक में आ जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सीख रहा है ना। तो या फिर कोई अपन कॉन्सेप्ट हुए या आइडियाज़ हुए, अपन वो चीज़ें धीरे धीरे सीखें, तो ये हमारी किस में आ जाती है? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। मतलब एक तरीके से हमारी बात करने की क्षमता, हमारे बोलने की क्षमता, कि हम सही टाइम पे सही चीज़ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं ना। कहीं भी कुछ भी अनशन नहीं बोलना है, अच्छे से बोलना है, जो भी बोलो क्लियरली बोलो और सही टाइम पे सही चीज़ बोलो। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटीज़। इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल आपकी एबिलिटी कैसी है? मान लीजिए आप सब्ज़ी खरीदने गए, आपने 6 प्रकार की सब्ज़ी खरीदी, सब्ज़ी वाली ने बोल दिया कि भैया तो उसके तो 600 रुपये हो रहे हैं। आप बेवकूफ़ हो जैसे 600 रुपये दे के आ गए। घर पे आके पता चला कि मम्मी ने कहा अरे ये तो सिर्फ 300 की है, तुम 600 कैसे दे आए? तो फिर ये क्या हुआ? ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आपने काउंट नहीं किया कि सब्ज़ी कितने की हो रही है। जितना उसने बोला उतना आप दे के उसको आ गए, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी नहीं थी। वहीं अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है, तो जैसे जैसे आप सब्ज़ी खरीदते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाए कि मैंने इतने की सब्ज़ी खरीदी और मुझे इतना देना है, इतना अमाउंट देना है। तो ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। आपकी डेली लाइफ के स्किल्स में जो भी मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए, बिना मैथ्स के कुछ भी नहीं है ना। तो उस इंसान को न्यूमेरिकल एबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए कि वो डेली लाइफ की जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो ईजिली सॉल्व कर सके। ओके, तो ये हो गया दूसरा हमारा। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा है हमारा स्पेशल रिलेशंस, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लें, जब हम क्वेश्चन देने जाते हैं या फिर कोई भी हम पेपर आजकल होता है तो उसमें रीजनिंग आती है। रीजनिंग में हमारा मैथ्स भी आती है ना। मैथ्स में हमारा एक पैटर्न आता है कि फाइंड ऑड वन आउट। मान लीजिए कि 5 चीज़ें दी हुई हैं, उसमें से वो बोल देते हैं कि इसमें से ऑड कौन सा है, आप वो बताओ। तो आप पहले तो पैटर्न समझते हैं, फिर आपको समझ में आता है अरे ये वाला ऑड है, क्योंकि ये इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये आपका क्या हो, विजुअलाइजिंग पैटर्न हुआ। मतलब आप स्पेशल रिलेशन, आप रिश्ते बना रहे हो, एक तरीके से रिलेशंस निकाल रहे हो, उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे हो। उसके बाद ही आपको पता चल रहा है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, बिना इसके कुछ भी नहीं है। जैसे कि रीजनिंग में आते हैं कि भाई ये बॉक्स है, इसके अंदर अभी 3 डॉट हैं, इसके अंदर 4 डॉट हैं, इसके अंदर 5 डॉट हैं, तो इसके अंदर कितनी होगी? तो नॉर्मल सी बात है, हम कह देंगे इसमें 6 डॉट होंगी। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का पैटर्न है जो कि आपने पहले समझा, उसके बाद में आपने इसका आंसर दिया, है ना। तो ये क्या हुआ, स्पेशल रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज़ परसेप्चुअल स्पीड। देखिए, परसीव करना मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कोई चीज़ अपन को कोई सामने वाला बता रहा है, अपन उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है ना। मान लीजिए कि मैंने कहा कि यार मैं तेरे घर आऊँगी, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा, उसने कहा हाँ बेटा वो वाला जो पेड़ है उस सर से तुम लेफ़्ट ले लेना, फिर राइट लेना, फिर लेफ़्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना। मैंने शाम को होते होते लेफ़्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ़्ट कर दिया। अब मैं कहाँ पहुँच गई, जस्ट इधर की जगह मैं इधर पहुँच गई, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल। तो ये क्या किया मैंने, क्योंकि मेरी परसीविंग जो पावर है वो अच्छी नहीं है, कि उसने मुझे जो समझाया मैं वो अच्छी तरीके से समझ लूँ। तो ये होता है परसीविंग डिटेल। तो आप इस चीज़ में भी अच्छे होना चाहिए कि कोई अगर सामने वाला आपको कुछ समझा रहा है तो आप उस तरीके को अच्छे समझें। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इंसान अच्छे से समझ लेगा वो भी इंटेलिजेंस लेवल में आएगा, है ना। तो अभी तक हमने 4 देख लिए। उनके हिसाब से वर्बल, बोलने में अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल रिलेशंस मतलब थोड़ा सा उसका दिमाग में रीजनिंग भी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से पैटर्न फॉर्म कर रहा है, एंड परसेप्चुअल स्पीड, अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। नाउ हमारा फोर्थ वन है वर्ड फ्लुएंसी। कई बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो कि स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे बोलते हैं, फिर कुछ बच्चे तेज़ बोलते हैं। इवन बड़े बड़े में ही देख लो, कुछ लोग जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, कुछ लोग धीरे बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि धीरे बोलने वाला वीक है, बट जो आप बोल रहे हो वो आप अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, वो होगा आपका वर्ड फ्लुएंसी।
ठीक है, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली, कि आप अपने वर्ड्स को यूज़ करके अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यहाँ पे स्पीड से मतलब नहीं है कि जो जल्दी जल्दी बोल रहा है वो हमेशा सही ही होगा। जो धीरे बोल रहा है और समझदारी से बात कर रहा है वो भी किस में आएगा, वर्ड फ्लुएंसी में, है ना। तो वो भी इंटेलिजेंस लेवल का ही पार्ट है कि आप अपनी बात को अच्छी तरीके से फ्रीली एक्सप्रेस कर सको इन गुड वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। ये तो बहुत ईजी है, याद रखना चीज़ें, थोड़ा सा ये और ये दोनों रिलेशन में आ जाएंगे। इसमें समझना हो जाता है, इसमें क्या है, याद करना हो जाता है कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, मैं घर ही भूल गई थी, है ना, अपनी फ्रेंड का। तो यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी का भी इसमें का एग्जांपल इसी में हो जाएगा कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं थी कि मैं उस चीज़ को रिकॉल अच्छे से कर सकूँ। रिकॉल इन द सेंस कि उसको सोच के दोबारा सोच सकूँ कि यार उसने लेफ़्ट बोला था या राइट बोला था। ये पावर भी अच्छी नहीं है ना, अगर तो इंटेलिजेंस लेवल में नहीं आएंगे। तो इंटेलिजेंस लेवल के लिए मेमोरी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए बच्चे को प्लस सिखा दिया, है ना, बेटा प्लस ऐसे करते हैं, फिर कैरी वाले सिखाए कि 2 और 3 को प्लस किया तो 5 हुआ, लेकिन अगर 12 और 3 को किया, है ना, तो या फिर हम कह देंगे 9 एंड 3 को, एक सेकेंड सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब 19 और 3 को किया तो इसमें कैरी आ गई। अब बच्चे को अगर हमने ये सिखा दिया कि किस तरीके से करना है तो वो सीख जाएगा, है ना, और धीरे धीरे वो एक रूल बना लेगा कि यहाँ पे जोड़ के जो भी आएगा वो यहाँ पे ऐड होता है और उसके बाद ही आंसर लिखते हैं। ये क्या किया, इसने खुद ही रूल बना लिया, हमने नहीं बताया इसको रूल कि ऐसा होता है, ये खुद ही सीखे। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए कि मतलब इसमें क्या होता है, जनरल रूल्स निकालना फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स। जो भी चीज़ आपके सामने दी हुई है आप उससे रूल्स निकाल लें, एक प्रॉपर तरीके का आप कोई चीज़ निकाल लें कि हाँ भैया ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इस तरीके का रूल होता है। जैसे हम ग्रामर सीखते हैं इंग्लिश में, उसके कई सारे रूल्स होते हैं ग्रामर के, तो हम पहले वो सीखते हैं तभी हम इंग्लिश सीख पाते हैं कि कहाँ हैज़ यूज़ होना है, कहाँ हैव यूज़ होना है, कहाँ बीन यूज़ होना है ना। तो ये क्या है, जनरल रूल्स निकाल लेते हैं फ्रॉम द प्रेजेंटेड फैक्ट्स कि एटलीस्ट, और सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटेलिजेंस लेवल जो है उसके अंदर रीजनिंग होना चाहिए। कोई भी अगर बंदा इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर रीजनिंग होगी कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सिंपल सा वर्ड्स कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो समझ जाएगा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये थे हमारा आज का वीडियो एंड आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल एंड और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आप इस टॉपिक, जैसे इंटेलिजेंस तो अभी 5 to 6 पार्ट्स में मैं कवर कर ही दूँगी, उसके बाद मैं लर्निंग स्टार्ट करूँगी, कुछ और थ्योरीज़ हैं वो भी स्टार्ट करूँगी, इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट करूँगी। तो आप थोड़ा सा ये बताइएगा मुझे कि आपको और क्या वीडियोज़ अभी अर्जेंटली चाहिए, है ना, तो उस पर मैं थोड़ा काम करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।